नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पे जो परमाणु हमले किए थे अमेरिका ने, इनका क्या इतिहास रहा है, ये परमाणु हमले क्यों किए थे, इन हमलों को किस तरीके से अंजाम दिया था अमेरिका ने और उसके बाद इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, जापान को कितना नुकसान उठाना पड़ा, कितनी कैजुअलिटी हुई, इसके शॉर्ट टर्म कितने इंपैक्ट हुए और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या हुए, जियोपॉलिटिकली ये पूरी की पूरी घटना कितनी इंपॉर्टेंट है और दुनिया ने इससे क्या सीखा, सारे के सारे पहलुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो दुनिया के इतिहास की एक बहुत ही काली घटना है, ये बहुत ही ब्लैक एपिसोड है, इसको हम पूरा रिव्यू करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, 6 अगस्त 1945 की सुबह 8:15 पर अमेरिका का एक विमान इबोला बे हिरोशिमा शहर के ऊपर आता है और अपने साथ कैरी करके लेके आता है 15,000 टन का एक परमाणु बॉम्ब जिसका नाम होता है लिटिल बॉय। और ये परमाणु बॉम्ब जब जमीन पे गिराया जाता है तो जब ये जमीन से हिट करता है उसके बाद दुनिया एक ऐसा मंजर देखती है जो इतिहास में ना कभी देखा था और ना ही इसकी कोई कल्पना की थी। क्योंकि ये जब बॉम्ब जमीन पे टकराता है तो उसके बाद मिलियंस ऑफ जूल एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है और यहाँ पे इस शहर का तापमान अचानक से एक्सपोनेंशियली बढ़ के 4,000 डिग्री तक पहुंच जाता है। और इतना तापमान बढ़ने की वजह से और इतना बड़ा धमाका होने की वजह से हिरोशिमा शहर की 90,000 आबादी इंस्टेंटली खत्म हो जाती है और यहाँ की वनस्पति, यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ के एनिमल्स अचानक से खत्म होने लगते हैं। बहुत सारे जानवर और बहुत सारे लोग तो यहाँ पे वाष्पित हो जाते हैं, जल के वो उनकी भाप बन जाती है। सोचिए इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। और यहाँ पे जो कि 2,50,000 वाली आबादी का शहर था उसमें से लगभग 90,000 लोग तो इंस्टेंटली मर जाते हैं और आने वाले साल के अंत तक यहाँ पे 1,70,000 लोग जो हैं इस घटना में अपनी जान गंवाते हैं। अमेरिका यहीं पे नहीं थमा और 3 दिन बाद दूसरा परमाणु हमला यहाँ पे जापान के दूसरे शहर नागासाकी के ऊपर किया जाता है और उस घटना में भी ऐसे ही लोगों की जाने जाती हैं और निर्दोष लोग इसमें मारे जाते हैं। तो इस पूरी घटना को हम डिस्कस करते हैं कि ये घटना क्यों हुई थी और इसके पीछे के कारण क्या थे, किस तरह से इसको अंजाम दिया गया। 6 अगस्त 1945 पहला ऐसा दिन था जिस दिन दुनिया के इतिहास में कोई परमाणु हमला किया गया था किसी दूसरे देश के ऊपर। 9 अगस्त को दूसरा बम गिराया गया था जिसका नाम था फैट बॉय, वो नागासाकी में गिरा और यही परमाणु हमले आज दिन के इतिहास में हुए हैं। उसके अलावा कोई परमाणु हमले आज तक दोबारा कभी नहीं हुए हैं। तो ये शहर हैं जापान के मैप में अगर आप देखेंगे तो इसके साउथ वेस्ट में पड़ते हैं हिरोशिमा और नागासाकी शहर। यहाँ पे परमाणु हमले हुए जिसकी मैंने आपको क्लिप दिखाई है। इस तरीके का खतरनाक मंजर था। इसके बारे में एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। दुनिया के इतिहास का जो पहला परमाणु टेस्ट किया गया था उसका नाम था ट्रिनिटी टेस्ट, ट्रिनिटी प्रोजेक्ट, जिसको मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया था और ये परमाणु हमला करने वाला अमेरिका पहला देश था परमाणु टेस्ट करने वाला। उसके बाद न्यूक्लियर यहाँ पे रेस शुरू हो गई थी, आपको ये बात मैं बता चुका हूँ। उसके बाद हिरोशिमा में जो परमाणु हमला किया गया था 6 अगस्त को, इसका नाम था लिटिल बॉय और ये यूरेनियम बेस्ड गन असेंबली वाला बॉम्ब था। ये टाइप होता है, एक यूरेनियम बेस्ड बॉम्ब होता है और एक प्लूटोनियम बेस्ड है। दूसरा जो नागासाकी के ऊपर जो बॉम्ब गिराया गया था फैटमैन, ये था प्लूटोनियम बेस्ड और इसको कैरी करने वाले विमान का नाम था बॉक्सकार। ये भी बॉम्ब गिराया गया था। और इसमें क्या होता है, कितने लोग मारे जाते हैं उसकी हम बात करते हैं। आने वाले समय में ये जो बॉम्ब फटा था उसमें शुरुआत में हिरोशिमा में 90,000 लोग मारे गए थे और साल के अंत तक यहाँ पे 1,40,000 लोग मारे गए। नागासाकी में शुरुआत में 40,000 लोग मारे गए। 40,000 क्यों मारे गए? हालांकि नागासाकी का जो बॉम्ब था वो ज्यादा पावरफुल था, लेकिन यहाँ पे लोग शुरुआत में कम मरे क्योंकि इस शहर को पहले ही खाली करा लिया गया था कुछ कारणों की वजह से और उसके बाद कुछ महीनों में ही 70,000 लोगों की और यहाँ पे मौत हो जाती है। एक परमाणु बॉम्ब किस तरह से काम करता है बहुत से लोगों को आपको ऑलरेडी पता होगा कि जब परमाणु बम जो है वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के ऊपर काम करता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे यूरेनियम 235 है या 238 है, इसके ऊपर आप न्यूट्रॉन की बौछार करेंगे, न्यूट्रॉन इसके ऊपर टकराएगा तो ये छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। छोटे नाभिकों में टूटेगा तो दो तरीके की रिएक्शंस हैं, एक है कंट्रोल रिएक्शन, एक होती है अनकंट्रोल रिएक्शन। अनकंट्रोल रिएक्शन जब होती है तो ये नाभिक जो है वो आगे विखंडित होते जाते हैं और विखंडित होते टाइम बीच में ये बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो जब ये अभिक्रिया इतनी ज्यादा अनकंट्रोल हो जाती है कि वो एनर्जी बढ़ती ही जाती है तो यहाँ पे इतना ज्यादा तापमान बढ़ जाता है कि उस शहर में आप कुछ भी नहीं रख सकते, सब कुछ वहां पे पिघल जाएगा, इतनी ज्यादा हीट वहां पे जनरेट होती है। तो जो हिरोशिमा का बॉम्ब जब गिराया गया था, इससे माना जाता है कि 1.5 × 10⁻13
जूल जो है एनर्जी रिलीज हुई थी। सोचिए कितनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है। तो इतनी एनर्जी रिलीज होने की वजह से शहर का तापमान यहाँ पे 4000 डिग्री के आसपास पहुंच गया था और इतना ज्यादा नुकसान इनको सहना पड़ा। पूरी घटना को समझने के लिए हमें इसका थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और वर्ल्ड वॉर 2 की को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो चल रहा था, आप जानते हैं कि अलाइज पावर्स और एक्सिस पावर्स के बीच में। यहाँ पे येलो कलर के मैप जो आपको दिख रहे हैं, जो देश दिख रहे हैं, वो सारे के सारे अलाइड पावर्स थे और यहाँ पे रेड कलर के जो मैप दिख रहे हैं, देश दिख रहे हैं, वो सारे एक्सिस पावर के देश थे। एक्सिस पावर्स में मेनली आता था जापान, जर्मनी और इटली और हंगरी। ये देश जो है ये एक्सिस पावर के देश थे। और दूसरे विश्व युद्ध में जो अलाइज पावर्स थे उसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, ये सारे के सारे देश आते थे। इंडिया भी यहाँ पे दिखा रखा है अलाइज पावर्स में, लेकिन इंडिया आप जानते हैं कि उस समय ब्रिटेन की कॉलोनी था, तो इंडिया जो है वो एज ए कॉलोनियल पावर काम कर रहा था। तो ये सारे के सारे देश जो हैं वो अलाइड पावर थे। अलाइड पावर्स इस द्वितीय विश्व युद्ध में जीते, लेकिन आसानी से नहीं जीत पाए। हिटलर की हार के बाद, जब हिटलर ने सुसाइड कर लिया था यहाँ पे मई महीने में, उसके बाद जर्मनी ने तो सरेंडर कर दिया था 8 मई 1945 को। उसके बाद यहाँ पे जो हिटलर मर गया और उसके बाद मुसोलिनी जो है वहाँ पे उसकी हार हो गई इटली में। अब बचा था जापान। जापान बहुत पावरफुल था और जापान यहाँ पे हार मानने के लिए तैयार नहीं था, बिल्कुल भी। जापान के ये नहीं था कि वो हार जाए। आज जापान आपको बहुत ही पीसफुल और डेवलप्ड कंट्री लगता है जो किसी के ऊपर अटैक नहीं करता, लेकिन उस समय एक बहुत ही पावरफुल इंपीरियल पावर हुआ करता था और जापान ने यहाँ पे चाइना पे भी बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रखा था। जापान ने ऑलमोस्ट चाइना को एक बार हरा दिया था। मंचूरिया और ये सारे के सारे शहर जो है इसके कंट्रोल में आते थे। कोरिया इसके कंट्रोल में था। पैसिफिक ओशियन में बहुत सारे जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इसके कंट्रोल में थे। ये जगह आप देख लीजिए, 1931 में मंचूरिया वाला एरिया इनके पास था, 1910 में कोरिया को इसने जीत लिया था। उसके अलावा 1875, 1899 इन सारे के सारे शहरों को धीरे धीरे करके जापान जो है वो अपने कंट्रोल में ले रखा था। यहाँ तक हांगकांग तक का एरिया इसके कंट्रोल में था। तो जापान ने अपने इंपीरियलिज्म को बहुत ज्यादा फैला रखा था। उसके बाद क्या होता है, जब इटली और यहाँ पे जर्मनी हार मान लेते हैं, उसके बाद एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट होता है, उसको बोलते हैं पोट्सडैम एग्रीमेंट। उस पोट्सडैम एग्रीमेंट में यह कहा जाता है कि भाई जापान, अब आप हार मान लो क्योंकि अलाइड पावर्स ऑलरेडी जीत चुके हैं और अपनी आर्मी को यहाँ पे चाइना और जहां जहां तक अपनी आर्मी को आपने फैला रखा है इसको पीछे खींच लो। एक तो ये घटना होती है, उससे पहले अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया था जापान ने, पर्ल हार्बर का अटैक के बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा किसी दिन। हालांकि मैंने सेकंड वर्ल्ड वॉर का वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने सारे के सारे इन इवेंट्स के बारे में जिक्र कर रखा है, अच्छे से बताया था वहां पे। तो पर्ल हार्बर का अटैक था और बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी। उसके बाद अमेरिका और जो अलाइड पावर्स हैं ये सब के सब एक मीटिंग करते हैं और पोट्सडैम एग्रीमेंट होता है, जिसमें बहुत सारी बातें होती हैं कि जो अलाइज पावर्स हैं वो एक्सिस पावर्स को किस तरह से कंट्रोल करेंगे, जर्मनी का कहां किस तरह से बंटवारा होगा। उसी टाइम जापान के सरेंडर की भी बात होती है। जापान ने क्योंकि अभी तक सरेंडर किया नहीं था तो एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है। यहां पे कौन कौन लोग होते हैं, ये जो मीटिंग होती है 26 जुलाई 1945 की, पोट्सडैम शहर जर्मनी के वहां पे होती है। वहां पे अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन आते हैं, ब्रिटेन के राष्ट्रपति वहां पे प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल आते हैं, चाइना के प्रेसिडेंट, यूएसएसआर, ये सब लोग मिलते हैं। और इस पोट्सडैम एग्रीमेंट में, कॉन्फ्रेंस में ये बात होती है कि देखिए अब जापान को सरेंडर कर देना चाहिए, जापान को अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा, उनको अपनी आर्म फोर्सेस को पीछे हटाना पड़ेगा और प्रॉपर यहाँ पे वो पीसफुल तरीके से एग्रीमेंट्स हमारे साथ साइन करेंगे, क्योंकि अब ये युद्ध जो है वो ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है, आप इसको और मत खींचिए। ऑलरेडी लाखों लोगों की जान यहाँ पे जा चुकी है, लाखों क्या करोड़ों लोगों की जान जा चुकी थी द्वितीय विश्व युद्ध में। तो अब ये है कि जापान बहुत हो गया, अब आप हार मान लो। लेकिन जापान इस एग्रीमेंट में मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और उन्होंने कहा कि हम तो हार नहीं मानेंगे। जापान अभी भी अग्रेसर की तरह काम कर रहा था। तो इस सेकंड विश्व युद्ध को, वर्ल्ड वॉर को समाप्त करने के लिए ये परमाणु हमले करे गए थे और डिसीजन लिया गया कि बेसिकली अब हम क्या करेंगे, जो हमने ट्रिनिटी प्रोजेक्ट चलाया था, ट्रिनिटी प्रोजेक्ट, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसके थ्रू हमने परमाणु बम बनाए थे, उसका इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है।
अब ये एग्रीमेंट कितना गलत था ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने निर्दोष लोगों की जान चली गई इस हमले से। उसके और भी तरीके निकाले जा सकते थे। मिलिट्री को आप लड़ाते वो अलग बात है, लेकिन 2 शहरों को पूरी तरह से यहाँ पे तबाह कर दिया और जापान के इतने लोगों को यहाँ पे मार दिया, और आज दिन तक उसका परिणाम भुगत रहा है जापान और वहाँ के लोग। तो ये बहुत बड़ा एक काला डिसीजन था, बहुत ही खराब डिसीजन था जो कि लिया गया था अमेरिका और मेनली यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। और इन्होंने डिस्कस किया कि अब हम एटॉमिक इन्वेजन करेंगे हिरोशिमा, कोकुरा, निगेटा और नागासाकी शहरों के ऊपर। यहाँ पे इन्होंने परमाणु बम डालने के लिए इन 4 शहरों को चुना। इन्हीं शहरों को क्यों चुना? क्योंकि इन शहरों के अंदर बड़े बड़े ये अर्बन एरियाज थे जहाँ पे मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनते थे, मिलिट्री यहाँ पे सिग्निफिकेंट फैकल्टी इनके पास फैसिलिटी थी। तो इन शहरों को तबाह करने के बाद ये जानते थे कि जापान पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी। हिरोशिमा और नागासाकी शहरों के ऊपर बम डाले गए। हालांकि हिरोशिमा पे पहली बार बम डाला गया, उसके बाद यह तय किया गया था कि कोकुरा शहर के ऊपर डालेंगे, लेकिन कोकुरा का उस दिन 9 अगस्त के दिन जो वातावरण है, वो इन्वायरमेंट है, वो सही नहीं था, इसीलिए वहां पे फ्लाइट नहीं जा पा रही थी। फिर उसके बाद नागासाकी शहर में परमाणु हमले किए गए। उस समय आप जानते हैं कि विमान से कैरी करके परमाणु बॉम्ब्स को लेके जाया गया था। आज के समय तो न्यूक्लियर मिसाइल्स बन चुकी हैं जो कि एक जगह से दूसरे देश में आसानी से जा सकती हैं कैरी करके, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स नहीं हुआ करती थी। तो बेसिकली ये होता है कि 6 अगस्त को लिटिल बॉय नाम का जो परमाणु बम है वो गिराया जाता है। और यहाँ पे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर सुजुकी जो होते हैं, सुजुकी उस समय जापान के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, हमारे ऊपर इतना बड़ा हमला किया है एलाइज पावर्स ने, लेकिन अभी भी हम हार नहीं मानेंगे और हम डट के मुकाबला करेंगे। अब तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से रिटेलिएट करेंगे, अमेरिका से हमारा बदला लेंगे। तो उसके बाद अमेरिका 3 दिन बाद दूसरा परमाणु हमला करता है। फैटमैन नाम का दूसरा बम नागासाकी के ऊपर गिराया जाता है और उसके बाद जापान पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। और इसके 6 दिन बाद ही 15 अगस्त 1945 को जापान को सरेंडर करना पड़ता है। और उसका एक सबसे बड़ा रीजन तो ये हिरोशिमा नागासाकी के परमाणु हमले थे। उसके बाद सोवियत यूनियन ने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया था मंचूरिया वाले क्षेत्र के ऊपर, और अब जापान पूरी तरह से घिर चुका था। वहां पे महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, पेट्रोल नहीं था, आर्मी के पास भी पेट्रोल नहीं बचा था, इतनी महंगाई बढ़ चुकी थी और पूरी तरह से कमर टूट चुकी थी जापान की। तो बेसिकली ये 15 अगस्त को वॉर खत्म हो जाता है, यहाँ पे जापान सरेंडर कर देता है। और ऑफिशियली 2 सितंबर को यहाँ पे ट्रीटी साइन की जाती है, पूरी तरह से सारा इंस्ट्रूमेंट साइन करके कहते हैं कि अब ऑफिशियली वॉर समाप्त हो गया। तो 1945 के 2 सितंबर को ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त मान लिया जाता है। तो ये दोनों बम जो है वो यहाँ पे गुआम, जो आप जानते हैं कि ओवरसीज टेरिटरी है यूएस की, यहाँ पे पैसिफिक में, यहाँ से जो परमाणु हमले के लिए विमान उड़ते हैं, पहले 6 अगस्त को यहाँ पे परमाणु हमला होता है और 9 अगस्त को यहाँ पे होता है। और कैसे होता है इसकी बात करते हैं। हिरोशिमा के ऊपर इन्होंने जाके पहले देखा कि यहाँ का मौसम कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, उसके बाद वेदर वगैरह सब कुछ ठीक था, मिशन एकदम स्मूथली चला गया। और उसके बाद इनोला गे नाम की एक फ्लाइट होती है, एक फाइटर जेट होता है, इसके अंदर इनकी आर्मी के कुछ लीडर्स चलते हैं और ये सुबह 8:15 को 16 अगस्त को ये घटना को अंजाम देते हैं। ये एयरक्राफ्ट जापान के शहर के ऊपर जाता है, इस बॉम्ब को गिराता है और गिराने के बाद जो मंजर होता है, अचानक से आसमान के ऊपर किलोमीटर्स की ऊंचाई तक एक बहुत बड़ा ब्लाइंड फ्लैश मशरूम टाइप का धुआं क्रिएट हो जाता है, बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद तुरंत कुछ ही मिनटों बाद, सेकंडों के बाद एक और धमाका होता है, और वो धमाका होता है वहां की हजारों की संख्या में बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, बिल्डिंग्स गिरती हैं, उनके शीशे वगैरह सब कुछ पिघल जाता है। लोग वहां पे चीखते चिल्लाते हैं और वहां पे पिघलते हुए यहाँ पे वनस्पति को लोग देखते हैं। बहुत ही खराब मंजर होता है, बहुत ही मतलब इतना दुर्दशा हो जाती है इस शहर की, पूरी तरफ डार्क ही डार्कनेस हो जाती है। और दूर दूर तक शहरों तक ये आवाज़ें सुनती हैं कि ये क्या हुआ, क्योंकि किसी ने देखा नहीं था आज दिन तक कि परमाणु हमला क्या होता है, परमाणु बम क्या कर सकता है। अचानक से 90,000 लोग यहाँ पे मारे गए और लोगों को विश्वास नहीं हुआ, आर्मी को विश्वास नहीं हुआ, मीडिया को विश्वास नहीं हुआ कि एक बॉम्ब क्या इतना ज़्यादा नुकसान कर सकता है। देखिए, इससे पहले जो नॉर्मल बॉम्ब हुआ करते थे और सबसे ताकतवर बॉम्ब जो उस समय का हुआ करता था, उससे 2000 गुना ज्यादा ताकतवर बॉम्ब ये हिरोशिमा का बॉम्ब था। तो ये लिटिल बॉय ने किया। और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके के मंजर देखते हैं कि हिरोशिमा में जो अलग डोम है और ये सब कुछ पिघल के टूट के बिखर जाता है सारा का सारा शहर। उसके बाद टोक्यो से, जो कि राजधानी है, वहां से यहाँ पे
जापानीज ब्रॉडकास्टर जो हैं वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं हिरोशिमा से, रेडियो स्टेशंस पे बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या हुआ है, तो रेडियो स्टेशन काम नहीं कर रहे, टेलीफोन लाइन काम नहीं कर रही, टेलीग्राफ लाइन काम नहीं कर रही, रेलवे स्टेशंस जो हैं वो आसपास के वो सब बंद हो गए हैं। तो पूरी तरह से क्योटिक माहौल हो गया, सब जगह कन्फ्यूजन हो गया कि इतना टेरिबल एक्सप्लोजन हुआ किस चीज़ का है, कैसे हो गया इतना खतरनाक एक्सप्लोजन। अब आप कहेंगे कि क्या इस विमान को रोकने की कोई कोशिश नहीं करी गई यहाँ पे जापान के द्वारा? तो जापान को पता ही नहीं चला। जापान ने पहले रडार पे दिख गया था, उनको पता चल गया था कि एक विमान आ रहा है यहाँ पे, लेकिन उनके पास पर्याप्त उस समय इतनी हालत खराब हो गई थी कि इतना पर्याप्त साधन नहीं थे कि वो रोक पाए, उसको रोक भी नहीं पाए। उसके बाद जनरल जो हेडक्वार्टर था जापानीज जनरल स्टाफ्स का, वहां से एक ऑफिशियल्स को भेजा गया यहाँ पे कि आप जाओ, एक एयर पायलट को भेजा गया कि आप देख के आओ कि हिरोशिमा में एक्चुअल में क्या हुआ है, वहां के पूरे डैमेज का सर्वे करके आओ और फिर वापस आके आप टोक्यो में बताओ कि ये क्या चीज़ हुई है और उसका हम किस तरह से रिजल्ट उसका सामना कैसे करेंगे। जब ये पायलट वहां पे जाता है, उसकी टीम वहां पे जाती है, तो जमीन वहां पे जल रही होती है, बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ ध्वस्त हो चुका होता है, आसमान में अभी भी बहुत ज़्यादा क्लाउड्स होते हैं और ये पूरा का पूरा शहर जो इतना खूबसूरत शहर था उनका, वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। अब देखते हैं कि ये क्या हुआ। अब ये स्टाफ जो होते हैं वो अपने टोक्यो की टीम को रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद खुद लग जाते हैं कि पूरा का पूरा मेजर्स के साथ साथ लग जाते हैं। अब ये सोचिए कि अभी तक तो इनको ये भी नहीं पता था कि न्यूक्लियर वेपन से अटैक हुआ है या किसी और तरीके के अटैक्स हुआ है, अभी तक नहीं पता था। व्हाइट हाउस से उस समय प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने जब घोषणा करी वॉशिंगटन से, उन्होंने कहा कि हमने जापान के ऊपर पहला न्यूक्लियर अटैक कर दिया है और न्यूक्लियर अटैक होने के बाद आप देख लीजिए जापान की किस तरीके के मंजर आपको देखने पड़ते हैं, तो आप अभी भी सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो आपको आने वाले समय में और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और भी भयंकर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। तो जब ये न्यूज़ टोक्यो तक पहुंचती है तब उनको पता चलता है कि भाई हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक हुआ है। और देखिए अभी तक इनको ये नहीं पता था कि उसके बाद किस तरह से न्यूक्लियर वेपन के एरिया में अटैक होने के बाद वहाँ पे लोगों को किस तरह से हेल्प दी जाती है, क्योंकि पूरे के पूरे एरिया में, पूरे के पूरे क्षेत्र में वहाँ पे न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन हुआ उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेडिएशंस हो गई थी। उस रेडिएशन से कितने लोग बीमार हो जाएंगे और कितने लोगों को आने वाले समय में कैंसर होगा वो आप आगे देखेंगे। तो इतना खतरनाक ये अटैक हुआ और कभी दोबारा ना हो, यही दुआ करो कि इतना खतरनाक मंजर इन्होंने देखा। अब आते हैं बात नागासाकी के ऊपर। नागासाकी शहर जो था वो एक और इम्पोर्टेंट शहर था जहाँ पे एटॉमिक अटैक की तो बात मत कीजिए, लेकिन बहुत बड़े जहाँ पे लार्ज स्केल पे यहाँ पे बॉम्बिंग पहले हुई थी 1 अगस्त 1945 को। और यहाँ पे जब बॉम्बार्डमेंट हुआ, क्योंकि ये शहर जो है यहाँ पे मिलिट्री के बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स बनते थे, आर्म्स बहुत ज़्यादा बनते थे और ऐसा इंपॉर्टेंट एरिया था मिलिट्री के लिए। तो यहाँ पे पहले अटैक हुए थे तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे नागासाकी से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया। तो ये जब इनका जो हार्बर है ये पहले की स्थिति है, जब अटैक नहीं हुआ था एटॉमिक बम से तब ऐसी स्थिति थी। उसके बाद यहाँ पे जो मेन लोग थे उनको यहाँ पे एवैक्यूएट कर दिया था नागासाकी से, क्योंकि 1 अगस्त को पहले ही बहुत ज्यादा हमले हुए थे तो रूरल एरिया में उनको शिफ्ट कर दिया था। इसकी वजह से जब एटॉमिक अटैक हुआ था तो पूरी पॉपुलेशन जो है नागासाकी की यहाँ पे नहीं थी, इसी की वजह से थोड़ा सा कम इनको नुकसान उठाना पड़ा इन कंपेयर टू हिरोशिमा। तो 9 अगस्त को सुबह 7:30 बजे जापानीज की जो टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नागासाकी शहर के ऊपर का एनवायरनमेंट ठीक था। कोकुरा में जो बॉम्ब गिराने की बात हुई थी उससे इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया और उन्होंने कहा, कोकुरा और नागासाकी एकदम पास ही लगते हैं तो वहाँ पे थोड़ा आगे गिराना था, लेकिन पहले ही इन्होंने कहा कि हम आगे गिराएंगे। फिर उसके बाद इन्होंने सुबह 11:02 पे दूसरा परमाणु हमला किया जिसका नाम था फैटमैन, और स्कारबोर जो मैंने बताया था आपको बॉक्सकार नाम की इस एयरक्राफ्ट ने इस परमाणु हमले को अंजाम दिया और इनकी टीम ने अंजाम दिया। और उसके बाद नागासाकी के इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में जहाँ पे स्टील और आर्म फैक्ट्रियां थी बहुत ज़्यादा मात्रा में, वहाँ पे परमाणु हमला किया गया और ये दूसरा परमाणु हमला था दुनिया के इतिहास का और आखिरी भी था। इसके बाद कोई परमाणु हमला आज दिन तक नहीं हुआ है बस। और इसके दिन भी वैसे ही कुछ मंजर देखने को मिला जैसा कि हिरोशिमा में हुआ था। पूरा का पूरा इम्पैक्ट मैं आगे बताऊंगा, कितने लोग मारे गए दोबारा से मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। इमीडिएट इम्पैक्ट क्या हुए? इमीडिएट इम्पैक्ट ये हुए कि
लोगों को पता नहीं था कि ऐसा इन्वेजन कुछ हो सकता है। यहाँ पे 90% जो फिजिशियन थे इन दोनों शहरों के और नर्स स्टाफ था वो भी मारा गया। 45 में से 42 जो हॉस्पिटल थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए, नॉन फंक्शनल हो गए। 70% विक्टिम्स जो थे वो इतने ज्यादा इंजर्ड थे और इतने ज्यादा जल चुके थे कि वो यहाँ पे उनकी जल्दी ही डेथ हो गई, वो ज्यादा टिक ही नहीं पाए। और उसके टाइम आप जानते हैं कि कितनी खराब हालत हो रखी थी। 1939 से वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, 1945 तक चल रहा है और इतने लंबे समय तक जापान की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी, यहाँ की केयर्स मेडिकल केयर्स फैसिलिटीज हैं वो भी इनसफिशिएंट हो चुकी थी। वो आर्मी के लोग उसमें एडमिट थे, हॉस्पिटल्स भरे हुए थे, बहुत ज़्यादा हालत खराब हो रखी थी, बहुत सारे लोग वहीं पे मर गए और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि इसकी रेडिएशन से कितना इंपैक्ट पड़ता है, तो बहुत सारे लोग रेडिएशन की वजह से मारे गए। तो अचानक से यहाँ पे दोनों शहरों की अगर बात करें तो कुल मिला के 1,40,000 के आसपास लोग, 30,000 के आसपास लोग तो इमीडिएटली मारे गए। उसके बाद आने वाले कुछ महीनों में लाखों लोगों की डेथ और हुई है और ये इसके जो परिणाम है वो तो आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आज दिन तक देखता है इसका, पूरी दुनिया देखती है कि आज भी वहाँ पे कुछ लोग ऐसे अपंग पैदा होते हैं, उनका मेंटल डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाता है और बहुत से लोगों में यहाँ पे जो कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, इस तरीके की घटना हो जाती है, थायराइड कैंसर है, बहुत ज़्यादा होने लग गया। तो ये चीज़ें यहाँ तक होती है, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे ये अब तो कम हुई है, लेकिन एक आप जानते हैं कि एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हजारों सालों तक पूरी कंप्लीट नहीं होती है और हजारों साल लग जाते हैं कि उस पूरी की पूरी अभिक्रिया को खत्म होने में, और इतने समय तक वहां पे कुछ मात्रा में रेडिएशन अवेलेबल रहती है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाया था, जो यूक्रेन के अंदर जो चेर्नोबिल पावर प्लांट है वहां पे जो घटना हुई थी, जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, जो उस घटना के दौरान जो जितनी रेडिएशन इमिट हुई थी, कहा जाता है कि उस क्षेत्र में 20,000 साल तक अभी भी रेडिएशन कुछ मात्रा में जरूर रहेगी। तो वो चीजें हमें ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर है एक तरीके का, ये होने लग जाता था। तो बहुत सारी सी चीजें हुई कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हुई। प्रेग्नेंट वुमेन जो थी वो अपने साथ बच्चों को कैरी करती थी, उनको इस तरीके की मिसकैरेज हो जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी, बच्चों की डेथ हो जाती थी। और जो बच्चे पैदा होते थे वो इंटेलेक्चुअल उनमें डिसेबिलिटी होती थी, उनमें कुछ इस तरीके की उनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम होती थी, उनमें कैंसर होने की रिस्क बढ़ जाती थी। तो इस तरीके की चीजें उनमें कंटिन्यूसली हो रही हैं और इतने सालों बाद, 80 साल के आसपास का समय हो चुका है देखिए अब, और इतने सालों बाद भी वहां पे हालात जो हैं कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ झेल रहे हैं। उनमें से देखिए एक महिला थी जिनका नाम था सेट्सुको थुरलोव। ये जापानीज कैनेडियन वुमेन थी, कनाडा से जापान में रहती थी। ये इस सर्वाइवल थी, हिरोशिमा बॉम्ब जब गिरा था तो वहां पे ये बच गई थी। तो इन्होंने उस मंजर को देखा है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब क्या कर सकता है, दुनिया को किस तरीके से तबाही के ये हथियार हैं। तो इन्होंने आने वाले समय में कैंपेन चलाए, इंटरनेशनल कैंपेन चलाए कि न्यूक्लियर वेपन्स को अबोलिश किया जाए। तो उसके लिए इनको यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 2017 में। तो इन्होंने एक अपने भाषण में कहा था, ईच पर्सन हैड ए नेम, ईच पर्सन वाज लव्ड बाय समवन, लेट्स इंश्योर दैट देयर डेथ वर नॉट इन वेन। तो हर आदमी का कोई नाम है, उससे कोई प्यार करता है, उसकी लाइफ की कुछ वैल्यू कीजिए, उसकी लाइफ को आप ऐसे ही वेन में मत फेंकिए। ऐसा नहीं कि आप अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए उनके ऊपर अटैक कर दो, निर्दोष लोगों की जान ले लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके की बातें इन्होंने कही थी और ये उसकी विक्टिम बची हैं। उसके अलावा मूवीज भी बनी है हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, ये व्हाइट लाइट एंड द ब्लैक रेन नाम से मूवी बनी है, इसको आप देखिएगा कैसी मूवी है। मैंने तो अभी तक तो नहीं देखी है बट अच्छी होगी होपफुली। उसके अलावा हिरोशिमा और नागासाकी दिवस मनाया क्या जाता है, इसको याद किया जाता है इतिहास के पन्नों पे। जो एक काले दिन थे 6 अगस्त और 9 अगस्त के, और इनको प्रमोट करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए कि ये दुनिया में परमाणु हमले बहुत खराब हैं, कोई ना करे। और दुनिया भर के देशों ने अभी तक तो इसको माना है, चाहे दुनिया ने इतने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर लिया कि वो दुनिया को हजारों बार यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं, सैकड़ों बार समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अभी चला नहीं रहे हैं अभी तक। और तीसरा विश्व युद्ध अगर दुनिया में हुआ तो वो न्यूक्लियर वेपन से होगा, आप सभी जानते हैं, जो कि कभी नहीं होना चाहिए, यही हम दुआ करते हैं। और इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुए, देखिए दुनिया ने न्यूक्लियर आर्म्स में दुनिया कूद गई, सभी ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने शुरू कर दिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले अमेरिका में बना, फिर यूएसएसआर में बना, यूके में बना, यहाँ पे
आप जानते हैं कि चाइना में बना, सब देशों ने बनाया, भारत ने भी बनाया, पाकिस्तान ने भी बनाया न्यूक्लियर वेपन्स का, चाहे वो इस्तेमाल ना करें, लेकिन न्यूक्लियर रेस स्टार्ट हो गई। दुनिया ये देखने लग गई कि अगर किसी भी देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो उसके सामने वाले अपोनेंट्स के पास भी होने चाहिए, ताकि हम सामना कर सकें, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल वेपन थे, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इनको बोलते हैं। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आने वाले चैनल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ आप सक्सेस प्लस एकेडमी के वेरियस प्लेटफॉर्म्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको इन वीडियोस की PDF भी मिल जाएगी, इनसे रिलेटेड आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। सक्सेस प्लस एकेडमी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे मैं आपसे पर्सनली बात कर सकता हूं अगर आपको कोई डाउट हो या कोई आप कुछ रिकमेंडेशन देना चाहें तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।